यूक्रेन से वापस लौटे मुजफ्फरनगर के अब्दुल समद ने यूक्रेन के हालात बयां करते हुए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला योगेंद्रपुरी निवासी अब्दुल समद यूक्रेन से वापस अपने घर लौट आए हैं। जनपद के प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने भी अब्दुल समद से मुलाकात की और उनकी व्यथा सुनी। अब्दुल समद ने बताया कि वह यूक्रेन से बस और कैब का सहारा लेकर रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे थे। रात भर -डिग्री तापमान में रात गुजारी, किसी ने यहाँ कोई मदद नहीं की। सभी साथियों ने खुद ही बस का किराया दिया और अपने खर्च पर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रात में भारतीय विमान से वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुंबई इंडिगो सरकारी विमान उतरा और अब दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद सरकारी अधिकारियों ने उन्हें यूपी भवन पहुंचाया, जहां खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम था। रोमानिया बॉर्डर से मुजफ्फरनगर घर तक पहुंचने तक कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ा। सारा इंतजाम भारत सरकार के द्वारा किया गया था। उसके घर पहुंचने पर परिवार में खुशी का माहौल है। MBBS के छात्र अब्दुल समद के पिता तहसीन अली SSP ऑफिस में तैनात हैं। अब्दुल समद व उसके पिता तहसीन अली ने अब्दुल समद व उसके पिता तहसीन अली से मिलकर समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि अब्दुल समद समेत यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों की डिग्री की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा करनी चाहिए। इसके लिए भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पूरी कराई जाए। हम उस बच्चे से मिलने आज यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों में इतनी बड़ी त्रासदी और इतना बड़ा बुरा मंजर देखा है, जिसका भी आप सोचकर भी दिल दहलता है। तो आज ये हमारे मोहम्मद असद जो हैं, मोहम्मद अब्दुल समद और इनके पिता हमारे तहसीन अली जी, तो हमें ये जानकर और सुनकर बड़ा खुशी महसूस हुई कि ये बच्चा इतनी अपने भारत का नाम लेकर के जो इन्होंने यहाँ पर वापसी की है, तो हम भारत सरकार उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इनसे सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रदेश के और इस देश के जितने भी युवा बच्चे अगर ये पढ़ाई करने वहाँ पर प्रदेश में जा रहे हैं, तो भारत सरकार से इन बच्चों ने एक मांग की है कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे कि हम जो इतनी महंगी पढ़ाई उसके अपने देश के बाहर जाकर करते हैं वो अपने देश में करें, जिससे कि अपना देश मजबूत बनेगा और अपना छात्र सेव रहेगा। बीच छोटी पढ़ाई पूरी हो सकती और जो अब आगे की इनकी बीच छुट्टी हुई पढ़ाइयाँ हैं वो भारत सरकार अगर ये पहले बात तो सभी सोच रहे हैं कि वहाँ से किसी तरह समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, पढ़ाई पूरी हो, लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो इनकी भारत में किसी भी सरकारी कोटे से या प्राइवेट कोटे से उसी फीस में इन बच्चों की आगे की पढ़ाई जारी रखें, ताकि हमारे देश के भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं वो उनका जीवन सफल हो सके और भारत की सेवा में अपना योगदान दे सके। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। उधर से हम 24 तारीख को वहाँ पे हमला हुआ था। उसके बाद हम 26 तारीख को अपने शहर से इवानो फ्रैंकिव्स्क रवाना हुए थे रोमानिया बॉर्डर की तरफ बाई बस। और रोमानिया बॉर्डर से हम 8 किलोमीटर पहले उतर गए थे बस से, और फिर बाई वॉक हम पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस किया हमने। उसके बाद रोमानिया बॉर्डर के बाद से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ने सारी सर्विसेज हमें दी, जिसमें हम जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं हमें बस मिली जो सीधा हमें एयरपोर्ट लेके गई बुखारेस्ट, जो कैपिटल है रोमानिया की, और वहाँ से हमें फ़्लाइट दी और जो फ़्लाइट हमें सीधा दिल्ली लैंड कराई। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? भारत सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से, और इवन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद हमें स्टेट गवर्नमेंट पिक करने आई थी, जो कि SDM साहब ने हमें खुद पिक किया था। और फिर हम यूपी भवन गए जो दिल्ली में है एयरपोर्ट के पास, और यूपी भवन से हमें टैक्सीज दी जो हमें सिर्फ सीधा हमारे डोर स्टेप पे लेके आई है, मतलब घर तक के छोड़ा उन्होंने, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। किस तरह का मंजर आपको वहाँ पर देखने के लिए? तो मंजर बहुत खौफनाक था, क्योंकि 24 तारीख को जब मैं सुबह 5 बजे उठा, पापा का कॉल आया हुआ था। उस वक्त जब मैंने बाहर जाके देखा बालकनी से, 5th फ्लोर पे था मैं हॉस्टल के, तो देखा कि वहाँ पे मतलब शहर के 2 कोनों से बहुत गंदा धुआं उठा है, बहुत ही मतलब ऊंचा। और फिर पता लगा कि अभी 2 मिनट पहले यहाँ एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरा और वेलमार्ट पे मिसाइल गिरा, तो वहाँ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल का भी मतलब उन्होंने डाली थी शहर के ऊपर। किस सब्जेक्ट्स की आप वहाँ पर पढ़ाई? मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे। ऐसा क्या है जो आप भारत में नहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए? ऐसा अच्छा मेन रीज़न जो हम अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वालों का होता है वो फीस होती है, कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा और सरकारी कॉलेजेस में इतना कंपटीशन है कि 16 से 17 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट का, और गवर्नमेंट सीट उतनी नहीं है, इवन 1 लाख भी नहीं है। तो इसलिए सब प्राइवेट सीट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम बाहर जाते हैं। मेरे जैसे जो 18,000 बच्चे और जो वहाँ पे हैं। तो अब भारत सरकार से आप इस विषय के पढ़ाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फीस वहाँ पर थी हमारी, उसी फीस में इंडियन प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में हम बच्चों को सीट दी जाए, ताकि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अब आगे का आपका क्या है? आगे का सर, अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है यूक्रेन का और रशिया का, तो हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से स्टडी, और अगर नहीं होता तो हमें वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं, फिर इंडिया से ही करेंगे। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मनीष चौधरी सर का, जो कि मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी है। ये मुझसे मिलने आए, तो इसका मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली इलाके के एक स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा के साथ अधेड़ शिक्षक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एक शिक्षा के मंदिर में एक हैवान शिक्षक के द्वारा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कलयुगी शिक्षक ने कक्षा 3 की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। दरअसल मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित बेसिक प्राइमरी शिक्षा केंद्र स्कूल का है, जहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा ने कक्षा 3 की 9 वर्षीय एक छात्रा के साथ स्कूल में बलात्कार की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। घटना के बाद मासूम छात्रा ने जब घर पहुंचकर रोते हुए आप बीती अपने परिजनों को बताई तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजन नगर कोतवाली पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत की, जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल राजकुमार और उसके एक अन्य साथी शिक्षक उदय भान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी में आया है, एक 3rd क्लास में एक बच्ची पढ़ती है और जो स्कूल के ओनर भी है, टीचर भी है स्कूल का, राजकुमार शर्मा जिसका नाम है, उसके द्वारा इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी हुई है और इसमें बच्ची के जो पिता हैं उनकी तरफ से अभियोग पंजीकृत करके और जो इसमें आरोपी है उसको और उसका एक साथी है, अन्य साथी जिसको इसकी पूरे प्रकरण की जानकारी थी, वो दुष्प्रेरण का प्रथम दृष्टया आरोपी प्रतीत होता है, उसको भी गिरफ्तार किया है और दोनों लोगों को जेल किया है। उम्र भी काफ़ी है तो बच्चों को ज़्यादा टच करते थे, देखते थे कल उन्होंने गलत किया बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, 9 साल की बेटी है। तो आज बच्चे ने घर आके बताया कल हमको, कहने डैडी ऐसे वैसे बात हुई अपने साथ। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा कुछ हुआ है। एक मास्टर और डीएम के साथ, उसको मैं 2 मास्टर दिए, एक का नाम उदय पाल। अच्छा, थाने आए हैं, पुलिस की तरफ से क्या सहयोग आपको मिला है? बस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों आदमियों के खिलाफ। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बच्ची? 3री क्लास में। तो ये जो स्कूल है सरकारी है कि प्राइवेट? कहाँ पर है? यही गौशाला मोहल्ले में। क्या नाम है स्कूल का? बेसिक प्राइमरी शिक्षा केंद्र। तो ये जो टीचर है कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 70 साल की। अच्छा, पहले भी कोई घटना किसी के साथ की है इसने? सर पहले एक व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन उस टाइम हमने इस बात को इग्नोर कर दिया था, हमें कुछ बात नहीं लगी। जब डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से हमें बताया तो हम उसके बाद तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, मुकदमा दर्ज हो गया। क्या चाहते हैं आप? सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा निवासी सरफराज के यूक्रेन से लौटने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा निवासी सरफराज मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। सकुशल घर लौट आने पर परिजन और गांव में खुशी का माहौल है। घर वापस आने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सरफराज 2019 में यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वह यूक्रेन शहर में ही स्थित IFNNU यूनिवर्सिटी के 3य साल के स्टूडेंट थे। घर लौटते ही सरफराज ने बताया कि उनके ऊपर बीते 7 दिन की मुसीबत को बयां किया। उन्होंने कहा कि लगातार बम धमाकों की आवाज से दहशत का माहौल बना हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें इंडियन एम्बेसी से ज्यादा मदद नहीं मिली, हालांकि वह एयरपोर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर तक पहुंचे हैं। देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई है, जो नॉर्मली मैं बताया हूँ, और भी पहले पूछ चुके हैं, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उस वजह से थोड़ा टाइम लगा बॉर्डर पार करने में। अभी यूक्रेन के क्या हालात है इसके बारे में बताइए। अभी यूक्रेन के हालात देखो, हम लोग 5 दिन से बाहर थे, 25 से हम बाहर हैं, 26 तक हमारा फोन डाउन हो गया था। रोमानिया में जाने के बाद हमारे पास नेटवर्क नहीं था, सिम वो प्रोवाइड करा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हमने सिम नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने नहीं लिया था, मुझे नहीं जरूरत थी, क्योंकि मैं अपना निकालता मेरे बहुत सारे ऐप बंद हो जाते, तो और बाकी सिम बंद था तो वहाँ का पता नहीं पड़ा। बाकी अभी है, शायद खार्किव में है, लिविव में है, लिविव तक नहीं पहुंचे हैं, खार्किव में है और कीव में है, जो फाइट चल रही है। आप यूक्रेन कब गए थे? मैं यूक्रेन गया था 2019 में। बाकी अभी आने के बाद में दोबारा से मैं 2nd कंप्लीट करने के बाद आया था, उसके बाद दोबारा अभी लास्ट अगस्त ऑफ लास्ट में गया था, एंड ऑफ अगस्त में। तो आपकी जो शिक्षा थी वो कितनी प्रभावित, कितने दिन से थी वहाँ पर? नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हमारा 23 को मतलब हुआ था ऑनलाइन, तो 24 को ऐसा होना था, बट 25 को जब ये हो गया तो ऑनलाइन ही क्लास करके उसके बाद अभी हम लोग घर आ गए, तो हमको 2 हफ्ते के लिए बोला गया कि अभी 2 हफ्ते तक हमारी कोई क्लास नहीं लगेगी। आफ्टर 2 वीक्स विल बी स्टार्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन, मे बी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन तो नहीं होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं। भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको निःशुल्क उन्होंने यहाँ से भारत सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि कुछ बताएं क्या सपोर्ट? जैसा कि स्टार्टिंग में फ्लाइट का वो मेन इशू फ्लाइट है, क्योंकि लगभग 95% लोग परेशान थे कि फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी हो गई थी, क्योंकि नॉर्मली 25 to 30 या 35,000 होता है अगर मोस्टली जाए तो।
बट वो ये कंडीशन होने के बाद कुछ ने अपने एयरलाइंस बंद कर दी थी जो चालू थे, तो उनका फ्लाइट टिकट 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम 80 to 70,000 70 to 80,000 देन ऊपर ही जा रहा था, मतलब 1.5 लाख भी था। बस वही है, अभी ये लोग मिशन चालू किए, मिशन गंगा, तो इसमें हम लोग को बस कितना खर्चा है, हमको इतना खर्चा है कि हम अपने जो मेन स्थान से जहाँ पर हम रहते हैं, रेजिडेंस है हमारा, वहाँ से हमें बॉर्डर तक आना है। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमारा कुछ नहीं लगा है, कुछ भी घर तक आने कुछ नहीं लगा, घर तक आने तक। इवन एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया, अंदर जाके मतलब इमिग्रेशन होने के आगे से पिकअप किया, उसके बाद यूपी भवन लेकर आए, उत्तर प्रदेश भवन, वहाँ पे हमें फ्रेश होने के लिए दिया, मतलब बेड वगैरह, रूम की दे दी 2-3 लोग को मिलके कि तुम लोग उधर फ्रेश हो, उधर खाना दिया, जो भी खाना था अच्छा था। अभी क्या हालात है हमारे? अभी वहाँ के हालात पता कर। अमरोहा के हसनपुर सीएचसी में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आशाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पोषण सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। गुरुवार को अमरोहा के हसनपुर के नगर सीएचसी केंद्र में ट्रेनर गंगाराम सिंह ने आशाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया, जिसमें बीसीपीएम आसमा परवीन ने कहा कि ट्रेनर द्वारा बताया गया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में 2 मार्च से 6 मार्च तक अभियान चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बच्चों में पोषण व कुपोषण के विषय में आशाओं को जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं द्वारा कराए जा रहे स्तनपान समेत प्रसव के बाद होने वाली पीड़ा के प्रति भी जानकारी दी गई। गुरुवार को अमरोहा के हसनपुर के मोहल्ला होली चौक निवासी पंकज भारद्वाज का बेटा आयुष भारद्वाज को ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल वापस लाने में भारत सरकार कामयाब हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी टीम के लोगों की प्रशंसा की गई है। आज उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और उनकी टीम ने आयुष भारद्वाज का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर आयुष भारद्वाज ने भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री से लेकर सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को पहले अटैक के बाद 26 फरवरी तक बंकर में छुपे रहे। 26 के बाद हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए कि वहां पर हम पूरा एक दिन बॉर्डर पर रुके, वहां हमारे पास छत नहीं थी। उन्होंने वहां के हालातों को बहुत ही खराब बताया। आयुष भारद्वाज है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, जो यूक्रेन में है और कैपिटल से 300 किलोमीटर दूर है। तो 24 तारीख को पहले अटैक के बाद हम लोग 26 तारीख तक बंकर्स में छुपे, जो भी हमें एडवाइस मिली, और 26 तारीख को हम बॉर्डर पर पहुंचे थे। बॉर्डर पर हम पूरा एक दिन रुके। बॉर्डर वाली सिचुएशन बहुत ख़राब थी कि हमारे ऊपर कोई छत नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसके बाद फिर हमने एक दिन कैसे कैसे वहाँ पे काटा। फिर हम रोमानिया में एंटर हुए। फिर रोमानिया में 3 दिन हम अलग अलग शेल्टर पे रुके। फिर तीसरे दिन हम कैपिटल सिटी जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हम एयरपोर्ट पे हम इंडियन एयरफोर्स का प्लेन C-17 आया हुआ था, जिसमें हमारी बोर्डिंग हुई और हम 250 बच्चे कल सुबह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 2 बजे लैंड करे हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, और फिर हमारी 4 बजे एग्जिट होगा। फिर पेरेंट्स के साथ में वापस आया। तो हालात तो वहाँ के खैर ख़राब ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ ओवर एक्सेजरेट करके नहीं दिखाया जा रहा है। ख़राब हैं तो हैं, पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वो हर किसी तक रीच नहीं कर पा रहे, पर लेकिन जितना भी वो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और मैं बस यही अपील करूँगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो जितने भी मेरे भाई और मेरे दोस्त वहाँ हैं अब भी, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ की ठीक नहीं है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।